आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर गुजरात पहुंचे। मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अलावा दीगर प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार को लिखा खत। एसआईआर पर वोटरों को खारिज करने की मशक में तब्दील होने का लगाया इल्जाम। बजट इजलास से कबल निर्मला सीतारमण की सदारत में अहम इजलास। रियासतों और मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना की शिरकत। मुल्क भर में नफरत और इश्तियाल फैलाने में बीजेपी की आला क़यादत का हाथ। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का बड़ा इल्जाम। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। 200 से ज्यादा अमवात की इत्तला। बैंक, मसाजिद और अस्पतालों को भी पहुंचा नुकसान। आलमी चैंपियन निखत जरीन ने जीता एक और गोल्ड मेडल। कौमी चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की नीतू के खिलाफ शानदार जीत। और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 रोज़ा दौरे के दौरान सोमनाथ पहुंच गए हैं, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत कर रहे हैं। ये तकरीब 1026 में मंदिर पर हमले के 1000 साल और 1951 के बाद इसकी बहाली के 75 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म सोमनाथ महादेव की पूजा के बाद प्रभास पटन में ड्रोन शो देखेंगे और कल शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। कुमार पाल खिंगारा अहिल्याबाई और हजारों के पुरुषार्थ से हर बार हुआ सोमनाथ का भव्य निर्माण। शताब्दियां बीतती गई। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त सोमनाथ पहुंच चुके हैं और जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शरीक हैं। आपको बता दें 1026 में ये मंदिर हमले के 1000 साल बाद 1951 के बाद इस बहाली के 75 साल मुकम्मल होने पर ये तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। इस मौके पर, ख़ास मौके पर नरेंद्र मोदी इस दौरे पर हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार को ख़त लिखकर इंतखाबी फहरिस्तों की ख़ुसूसी नज़रसानी की वोटरों को खारिज करने की मशक़ करार दिया। उन्होंने इंतखाबी कमीशन पर सियासी तासुब और गैर हसासियत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि यह अमल सिर्फ वोटरों को हज़फ करने के लिए हो रहा है, न कि इस्लाह या शामिल करने के लिए। ममता बनर्जी ने शादी के बाद कुन्नियत तब्दील करने वाली ख़वातीन की हालत ज़ार पर भी तशवीश ज़ाहिर की और इसे संगीन तौहीन करार दिया।
मगरबी बंगाल हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कैविट दरख्वास्त दाखिल कर दी। इस इक़दाम का मकसद ये है कि अगर आईपैक से जुड़े मामले में कोई दरख्वास्त दायर की जाए तो अदालत मगरबी बंगाल हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई एक तरफ़ा हुक्म न दे। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the बजट से पहले की मश्क के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए ख़जाना के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी और वजारत के सीनियर अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 28 तारीख को शुरू होने वाला है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज विकसित भारत युवा नेता संवाद के हिस्से के तौर पर नौजवान लीडरों के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि नौजवान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए खुद को 2047 तक विकसित भारत बनने के सफ़र के साथ हम आहंग करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में नौजवानों का रोल अहम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सबरीमाला सोने की चोरी की तहक़ीक़ात करने वाली एआईटी को बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तहक़ीक़ाती एजेंसी को चाहिए कि वो बगैर किसी खौफ न सिर्फ इसकी तहक़ीक़ात करे बल्कि इसमें मुलविस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ना चाहिए और कसूरवारों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ള അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിച്ച ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടവരെല്ലാവരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിലവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും അന്വേഷണം പലരിലും എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തോളൂ ഉൾപ്പെടെ. എന്തായാലും തന്ത്രിയെ ഇന്നലെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു, പിന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണം. എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് നിയമം. അക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷെ തന്ത്രിയിൽ ചാരി മന്ത്രി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയം സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ടും SIT ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നിർഭയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. അല്ല, അത് പോലീസിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു കേസായതുകൊണ്ടും കോടതി നിരീക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ. അന്വേഷണം എന്ന് समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी की ज़ेर क़यादत उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त हमला किया और इल्ज़ाम लगाया कि SIR को बाज़ बिरादरियों के वोटों को हटाने के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान लगाया। उत्तर प्रदेश में लगातार SIR की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, SIR का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के BLA जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा
कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नफरत और इश्तियाल फैलाने के पीछे पार्टी की आला क़यादत का हाथ है। संजय सिंह ने कहा कि गुरुओं की तौहीन के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को अमृतसर के दरबार साहब जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने अमल पर तौबा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और इनका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पे झगड़े करना, पूरे देश का माहौल खराब करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण इन लोगों के मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो काम इन लोगों ने किया वो अत्यंत गंभीर है और किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत पंजाब के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चली। जेजेडी सरबराह तेज प्रताप यादव ने अपने वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। तेज प्रताप यादव ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि लालू प्रसाद यादव को उनकी खिदमात के एवज भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरह जेडीयू के लीडरों ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है, हम भी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हैं। सबसे पहले तो हम जनशक्ति जनता दल के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये भी मांग करते हैं कि जिस तरीके से जेडीयू के लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न का मांग किया है, ठीक है, उन्होंने किया है मांग, उसी तरीके से हम भी अपने पिता के लिए भारत रत्न का मांग करते हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की। और सामाजिक न्याय को हम लोग जनशक्ति जनता दल आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एड़ी चोटी एक लगा करके जो उनके बताए हुए विचार है उसको लोगों तक और जन जन तक हम लोग फैलाने का भी काम करेंगे और लोगों को इसके प्रति झुकाव भी करवाएंगे और जागरूक भी करवाएंगे। तो हम तो ये भी मांग करते हैं कि भारत रत्न जो है आदरणीय श्री लालू प्रसाद। मुल्क की सियासत में एक बार फिर आइन, शनाख्त और मसावात पर बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून भी हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, क्योंकि आइन तमाम बरादरियों को बराबर का दर्जा देता है। उनके इस बयान पर हुक्मरान बीजेपी ने सख्त रद्दमल जाहिर किया और उसे गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर है और इस दौरान दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी नौजवानों को मुतासर करती है और उन्होंने मजीद कहा कि ये ट्रॉफी 2 दिन दिल्ली में रहेगी, जिससे नौजवानों को तहरीक मिलेगी। मनसुख मांडविया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकसद का जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान को दुनिया के 5 सबसे बड़े खेलों के ममालिक में शामिल करना है। दोस्तों, ये ट्रॉफी टूर केवल ट्रॉफी टूर नहीं है। ये ट्रॉफी इंडिया में 3 दिन रहेगी। हमारे देश के युवाओं का उत्साहवर्धन होगा। हमारे देश के युवा फुटबॉल के प्रति जागरूक होंगे। हमारे देश के युवा उत्साह के साथ आने वाले दिनों में फुटबॉल के लिए खेल के मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है, स्पोर्ट्स एक कल्चर है और मोदी जी ने पिछले 1 दशक में
देश में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करा है। मुझे याद है जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा माता पिता कहते थे खेलो मत पढ़ो। आज एज ए पेरेंट हम कहते हैं पढ़ो भी खेलो भी। आज ये देश की सुविधा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं, जिसके दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पों में 217 अफराद की हलाकत की इतलात हैं। एहतजाज के दौरान 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचा, जबकि सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए गए। दूसरी जानब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 63 अफराद हलाक हुए और 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। ईरान में जारी अवामी बगावत के दौरान खवातीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी की तस्वीरें जलाकर एहतजाज कर रही हैं, जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की अहम अलामत बन गई हैं। महंगाई, माशी बदहाली और खामनी की हुकूमत के खिलाफ ये मुजाहरे एक वसी तर तहरीक में बदल गए हैं, जिसमें इस्लामी जमहूरिया को मुस्तरद करने की आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग ख़त्म करने का दावा किया है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि गुज़श्ता साल के फ़ौजी तनाज़े में 8 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप अब तक तकरीबन 70 बार इस दावे को दोहरा चुके हैं। उन्होंने मई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी तनाज़े को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि नज़रियाती तौर पर हर जंग को रोकने के लिए नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। People like Trump or don't like Trump. I settled 8 wars, big ones, some going on for 36 years, 32 years, 31 years, 28 years, 25 years. Some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. And I got it done in rapid order without nuclear weapons. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. And I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around, he says, I got the Nobel Prize. Why did he get a Nobel Prize? He got it almost immediately upon attaining office, and he didn't do anything, and he was a bad president. So, I mean, you should get the Nobel Prize for every war you stopped. These were major wars. These were wars that nobody thought could be stopped. President Putin called me and he said about 2 of the wars that he's been trying to stop them for 10 years. He wasn't able to do it. He couldn't believe it. So in theory, you should get the Nobel Prize for every war you stopped. Every one of them was major. But I don't care about that. What I care about is saving lives. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India, and that was going to be raging. So, you know, but I'm honored that she's coming here. I look forward to अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी मुश्किल से खबरदार करते हुए वार्निंग दी कि अगर मुजाहिरीन को ताकत के जरिए दबाया गया तो वाशिंगटन फौजी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद सारी दुनिया में तशवीश की लहर फैल गई है। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. 2 मरतबा की आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की नीतू को 0-5 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और ओलंपिक्स में शिरकत के अपने ख्वाब को मजीद मजबूत कर लिया।
तेलंगाना की इस बासलाहियत बॉक्सर ने 2026 के सीजन का शानदार आगाज करते हुए कहा कि उनका असल हदफ ओलंपिक तमगा है और वो उसी सिमत में आगे बढ़ रही हैं। निखत जरीन ने 2026 को अपने करियर का फैसला कुन साल करार देते हुए कहा कि ये साल उनके लिए निहायत अहम है और वो मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगी। सर देखिए, न्यू ईयर नॉट न्यू गोल्स, सेम गोल्स। ओलंपिक मेडल मेरा लक्ष्य है, तो उसी की रास्ते में हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी 26 की शुरुआत मैं एज ए नेशनल चैंपियन शुरू कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गोल्ड मेडल से शुरुआत की हूँ नेशनल 2026 में। होपफुली ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है ये साल, एंड उम्मीद रखती हूँ कि मैं इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहूँ और देश का नाम रोशन करते रहूँ। क्या तैयारियां हैं ओलंपिक को लेके और वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके? ओलंपिक के लिए तो अभी टाइम है ना सर। पहले तो नेशनल कैंप में हमारी तैयारी चलेगी। न्यू हेड कोच आ रहे हैं सैंटियागो, तो उनके अंडर अलग स्ट्रेटेजीज रहेगी, अलग प्रिपरेशन रहेगी। तो होपफुली उनसे जल्दी मुलाकात होगी अभी कैंप में पटियाला में, और उनके अंडर में तैयारी करूंगी आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। देखते हुए क्या चेंजेस कर रहे हैं? देखिए, पेरिस में 50 किलो था, अभी 51 हो गया है, तो बॉक्सर्स ऊपर नीचे होंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं बॉक्सर्स के ऊपर मैं स्ट्रेटेजी करूंगी और उसी हिसाब से तैयारी चलेगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या तैयारी है? मानसिक तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, बिकॉज मेरे करियर में कोई भी रास्ता मेरे लिए इजी नहीं रहा है, सभी चैलेंजिंग रहे हैं। तो मैं उन सबको फेस करके यहाँ तक पहुँची, तो आगे भी इतना भरोसा है मुझे कि शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने बीजेपी लीडर अनामलाई के बयान पर शदीद तनकीद की। अरविंद सावंत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ तनाज़ात पैदा कर सकती है। उन्होंने अनामलाई का गंदी नाली के कीड़ों से ताबीर करते हुए कहा कि उन्हें तमिलनाडु में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ डीएमके का राज है। उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का दारुलहुकूमत है और इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल है। उनको पूछो चेन्नई किसकी सिटी है, मद्रास की, तमिलनाडु की है कि नहीं, किसकी है, चेन्नई किसकी है, वो भी तो बताओ। ऐसे गंदे लोग है ना, बीजेपी है ना, गंदी है, मतलब मालूम है ना, डीएमके का राज है वहां। ऐसे गंदे विचारधारा के लोग यहाँ आते हैं और महाराष्ट्र में विभजनकारी विचार रखते हैं। ये मुंबई 106 लोगों ने अपने प्राणाहुति देकर मिल पाई है, भूलना नहीं, संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन। और इस देश की भाषा के अनुसार प्रांत रचना हुई है। ऐसे ये अन्ना है ना, उसका जरा दिमाग खराब हो गया तो उसको पूछ लेना। हर राज्य की अपनी राजधानी है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है। तुम्हारी कौन सी राजधानी है जरा देख लो, दिल्ली होगी तेरी, पता नहीं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तमिलनाडु की नहीं है, इतना ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में शहरी इंतखाबात से पहले सियासी हलचल मच गई है, जिसका आगाज साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला की एक रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को 2021 के अर्बन लैंड सेलिंग घोटाले में मुलविस करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक डीजीपी संजय पांडे ने फडणवीस और शिंदे को इस घोटाले में फंसाने की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसरान को हिदायत दी थी। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद महकमे पुलिस में भी हलचल मच गई है और इसमें कोपरी पुलिस स्टेशन केस की तफ्तीश भी शामिल है। अदाकार ऋतिक रोशन आज अपनी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस सिलसिले में उनके वालिद और डायरेक्टर राकेश रोशन ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। राकेश ने अदाकारी की एक फ़ैन एडिट तस्वीर अपलोड करते हुए कहा कि आज का दिन न सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी बड़ी खुशियों वाला दिन है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। राकेश रोशन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका बेटा आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर भी खुशी होती है कि ऋतिक रोशन उनका बेटा होने के साथ साथ बॉलीवुड का कामयाब अदाकार भी है। अदाकार जोड़े कटरीना कैफ और विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ एक तस्वीर शेयर की और इंकशाफ किया कि उन्होंने उसका नाम विहान कौशल रखा है। जोड़े ने अपने मुतल्लिक़ा इंस्टाग्राम हैंडल्स पर एक मुश्तरका पोस्ट में ये खबर शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल, ज़िंदगी खूबसूरत है, हमारी दुनिया एक लम्हे में बदल गई है। वाज़ेह है कि कटरीना और
विकी की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी। उन्होंने 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बेटे का इस्तकबाल किया। जोड़े ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हमारा छोटा मेहमान आ गया है, हम अपने बेटे को खुश आमदीद कहते हैं। याद रहे कि कटरीना को आखिरी बार श्री राम राघवन की फिल्म मेरी क्रिसमस में देखा गया था, जो जनवरी 2024 में रिलीज़ हुई थी, जबकि विकी कौशल को हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म चावा में देखा गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर गुजरात पहुंचे। मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अलावा दीगर प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखा खत। SIR पर वोटरों को खारिज करने की मशक में तब्दील होने का लगाया इल्जाम। बजट इजलास से कबल निर्मला सीतारमण की सदारत में अहम इजलास। रियासतों और मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना की शिरकत। मुल्क भर में नफरत और इश्तियाल फैलाने में बीजेपी की आला क़यादत का हाथ। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का बड़ा इल्जाम। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। 200 से ज्यादा अमवात की इतला। बैंक, मसाजिद और अस्पतालों को भी पहुंचा नुकसान। आलमी चैंपियन निखत जरीन ने जीता एक और गोल्ड मेडल। कौमी चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की नीतू के खिलाफ शानदार जीत। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।